हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन यूट्यूब चैनल। तो कैसा रहा लास्ट वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। ये मैं आपको सीधा बुक से ही रीड कराने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो राइट करने वाला पार्ट ज़्यादा है, तो उसको मैं बोर्ड पर मैं इतना राइट नहीं कर सकता, इसलिए मैं सीधा ही आपको बुक से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। कुछ जो रिएक्शन होगी वो बोर्ड पर मैं समझा दूंगा, बाकी लगभग आपको पार्ट है वो बुक से ही रीड करना है। तो बुक आप हैंड में लीजिए। मैं पेज नंबर आपको बताता हूँ कहाँ पर है। पेज नंबर 46 पर है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज टॉपिक दिख रहा है। इसमें देखो फर्स्ट नंबर टॉपिक आओ। फर्स्ट नंबर टॉपिक बोल रहा है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर ही, कि एसिड क्या होता है कि लिटमस पेपर होते हैं, उसको जब आप एसिड के अंदर डिप करोगे तो ब्लू वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड वाले में। इसका मतलब जो आपने सॉल्यूशन है वो आपका क्या है, एसिडिक है। और अगर आपने रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डिप किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो आपको पता चल जाएगा जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। सेकंड देखिए, एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल्स। जब आप एसिड की रिएक्शन कराते हो मेटल के साथ तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट और एक निकलेगी साथ में हाइड्रोजन गैस। मैंने लिया एसिड, साथ में इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा सॉल्ट और एक जो हाइड्रोजन गैस होती है वो यहां पर रिलीज होगी। एरो का निशान ऊपर बनाने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस है वो जो आपका सॉल्यूशन है उससे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड की फॉर्म में मैं ले लेता हूँ H2SO4, ये आपकी बुक के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन वो जो एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं उसी को अपन डिस्कस करेंगे। तो एसिड मैंने लिया, एसिड ये क्या है, एसिड है। लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। H2SO4 इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूँ मेटल। मेटल मैंने ले लिया जिंक। जिंक को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है Zn। ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, 30 एलिमेंट्स जिंक है वो कितने नंबर पर आता है, तो 30 नंबर पर आता है, ठीक है, जिंक। तो जिंक के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वो बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट है वो जिंक से कंबाइन हो जाएगा, जिंक से जुड़ जाएगा, और पीछे क्या बचा, H2। तो ये हाइड्रोजन गैस होती है, H2 होती है हाइड्रोजन गैस, जैसे N2O2, ठीक है। N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस है वो आपकी सॉल्यूशन से क्या निकलने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं H2SO4 प्लस जिंक की रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2। अब जो जिंक सल्फेट है वो कैसा है, सॉल्ट है। क्या है वो, सॉल्ट, ठीक है। तो ये होगा रिएक्शन। आप रिएक्शन आप इसमें भी दे सकते हैं, H2SO4 उसके आगे देखो लिख रखा है DIL ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। DIL मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट मींस कि H2SO4 है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है, H2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी है वो वाटर की ज्यादा है और H2SO4 की कम है। तो मान लीजिए मैंने वाटर की क्वांटिटी मैंने ले रखी है 70 ml, 70 ml, और मैंने H2SO4 की क्वांटिटी देख रखी है 30 ml, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन होगा वो कितने का होगा, 100 ml का होगा। तो 100 में से 70 ml उसमें क्या है, वाटर है, और 30 ml उसमें क्या है, H2SO4 है। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि मैं H2SO4 प्लस वाटर, H2SO4 मैंने ले लिया 70 ml और वाटर ले लिया मैंने 30 ml, ठीक है। वापिस से मुझे सॉल्यूशन तो कितना मिला, 100 ml मिला, लेकिन अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, डाइल्यूट, इसका मतलब वाटर ज्यादा है और एसिड कम है, और ये हो गया कंसंट्रेट, इसका मतलब वाटर कम है और एसिड ज्यादा है। यहाँ पर आप उल्टा बेस में भी कर सकते हो सर, उसको हम बोल देंगे डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेट बेस, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है DIL का, ब्रैकेट के अंदर DIL लिखा हुआ है, उसका मीनिंग ये है। तो आपने लिया H2SO4, ठीक है,
डाइल्यूट और जिंक, जिंक के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस, एस का मतलब सॉलिड, ठीक है, ग्रेन्यूल है, उसके कुछ टुकड़े हैं जिंक के। रिएक्शन कराओगे जिंक सल्फेट बनेगा एक्वस के अंदर और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। तो दिस इज द रीजन दैट सोर एसिडिक सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन मेटल यूटेंसिल्स। तो यही कारण होता है कि आपको बोला जाता है ना कि खट्टी चीजें हैं वो एल्यूमिनियम या जिंक के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर नहीं रखनी चाहिए। आप जैसे आप जो अचार डालते हैं ना घर के अंदर, तो अचार को कहां पर रखते हैं? कांच के बाउल के अंदर रखते हैं, ठीक है, कांच के बर्तन में रखते हैं। उसको कभी भी आपने देखा होगा उसको जिंक या एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां पर वो खराब हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करने लग जाता है, क्योंकि अचार कैसा होता है? एसिडिक होता है, खट्टा होता है ना, तो खट्टा मतलब एसिडिक है। तो एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? जिंक के साथ या एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा तो वहां पर उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए उसको कभी भी, दही को भी आपने देखा होगा कुछ दिनों तक आपने, कुछ दिनों मतलब एक दो दिन भी आपने उसको अगर एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर रख दिया तो उसका रंग है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी कारण वो उसको उसमें नहीं रखते, उसके जो मिट्टी वाला बर्तन होता है उसमें रखते हैं दही को, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। जिंक मेटल also produce hydrogen gas and salt when react with NaOH। अब कुछ बेस होते हैं वो भी मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे बेस मैंने लिया NaOH, ये भी है वो मेटल यानी जिंक के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनाता है, उसका नाम होता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2। ये आपको याद नहीं रखना है, कोई काम का नहीं है आपके, सीधा आपको ध्यान रखना है कि जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो ये होगी इसकी थर्ड इक्वेशन, देख सकते हैं आप NaOH प्लस Zn Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एसिड, थर्ड नंबर पॉइंट, एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर मैं ले लेता हूं मेटल ऑक्साइड, एसिड की रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। कैसे? एसिड के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, H2SO4 HCl HNO3, ठीक है। मैं आपकी बुक वाले ले रहा हूं, बुक में आपने ले रखा है HCl ले रखा है, ठीक है। तो ऐसे लेता हूं मैं HCl, और मेटल ऑक्साइड आपके ले रखा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मेटल है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड। तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये इसका एग्जांपल है मेटल ऑक्साइड का। ये हो गया एसिड का एग्जांपल। यहाँ पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा CuCl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, CuCl2 प्लस क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। ये होती है इसकी रिएक्शन। यहाँ पे इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो वहां पर हो गए 2, Cl2 है तो Cl हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बैलेंस रिएक्शन। अब बात करें, देखो एसिड, मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, इसमें से 3 हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, एसिड, सॉल्ट, वाटर। तो एसिड की रिएक्शन में किसके साथ कराता हूं? जिसमें मुझे सॉल्ट और वाटर मिलते हैं। पीछे जाकर थोड़ा सा लर्न करिए कि एसिड की रिएक्शन में किसके साथ कराऊं कि मुझे सॉल्ट और वाटर मिले? बेस के साथ। एसिड प्लस बेस, इसकी रिएक्शन कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो बोलेंगे बेस की तरह बिहेव कर रहा है। समझ आया? क्यों? क्योंकि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड है वो किस तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। फिर 4 नंबर पॉइंट देखिए, 4 नंबर से पहले 3rd नंबर पॉइंट के नीचे देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं बेस के साथ, ठीक है, यही लेते हैं। ये तो हो गया मेटल ऑक्साइड। अब लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? मेटल ऑक्साइड होगा तो रिएक्शन कराऊंगा मैं एसिड के साथ।
और नॉन मेटल ऑक्साइड होगा तो रिएक्शन करूंगा मैं बेस के साथ, ठीक है। वापिस से मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। क्लियर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड है वो आपके एग्जांपल ले रखा है इन्होंने कैल्शियम, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल ले रखा है CO2, ठीक है। और बेस का एग्जांपल यहां पर उन्होंने ले रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि कार्बन है वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो CO2 इनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया सॉल्ट और साथ में क्या मिलेगा हमें, वाटर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। वापिस से देखो, बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, इसको छोड़कर बाकी हमें पता है ना। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर, तो इसको छुपा लो तो ये किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी CO2 है वो नेचर के अंदर कैसी होती है, एसिडिक होती है। कॉपर ऑक्साइड है वो नेचर के अंदर कैसा होता है, आपसे पूछे तो बेसिक नेचर का होता है। क्लियर। अब यहाँ पर नीचे इन्होंने डायग्राम बना रखा है 5.1 में, ठीक है। वो डायग्राम किसका है, जो हमने सेकंड नंबर डिस्कस किया था ना, एसिड और मेटल की रिएक्शन कराओ। ये तो मेटल ऑक्साइड है, मेटल की रिएक्शन कराओ H2SO4 प्लस जिंक, उसका डायग्राम। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कई बार डायग्राम सीधा पूछ लेते हैं बोर्ड के अंदर, तो डायग्राम को ध्यान से एक बार समझाता हूं मैं आपको। ये बीच के अंदर देखो स्टैंड है, स्टैंड के अंदर एक पिपेट है या टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं आप उसको। टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 डाला हुआ है और साथ में कुछ जिंक के पीसेस डाले हुए हैं, टुकड़े डाले हुए हैं, और ऊपर एक पाइप लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो गैस होगी, तो गैस क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ऊपर आके ये जो पाइप लगी हुई है, पाइप एक बाउल के अंदर जा रही है, देखो, ठीक है। वो बाउल के अंदर एक सोप का सॉल्यूशन है, ठीक है, साबुन का सॉल्यूशन है। साबुन का सॉल्यूशन क्यों लिया गया है, क्योंकि जैसे ही गैस उसके अंदर आएगी उसके अंदर क्या बनेंगे, कुछ बबल बनेंगे, और बबल हल्के होंगे तो हल्के होंगे ऊपर की तरफ उठेंगे। तो ये जो बाहर निकल रहे हैं ना सर्किल के रूप में, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल हैं। उन बबल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन लिया है, सोप का सॉल्यूशन लिया है। तो बबल बनेंगे और ऊपर आपने कुछ भी माचिस की तीली जला लो या मोमबत्ती जला लो, तो जैसे ही आप जलाओगे तो आपको आवाज आएगी, पट 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 ऐसी आवाज आएगी, ठीक है। वो आवाज किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो इसी आवाज से जलती है। तो यहाँ पर अगर आवाज आ रही है आपको तो समझ लेना कि जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर। सीधा आपको डायग्राम पूछेंगे कि मेटल और एसिड के रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसका डायग्राम बना के समझाओ। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 4 नंबर पॉइंट पर आते हैं। 3rd नंबर पॉइंट हो गया 4 नंबर, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज दिस कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने क्या करो कि एक वाटर लो, ठीक है, वाटर के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर उसके अंदर एसिड डाल दो। अब एसिड डाल के उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उस इलेक्ट्रिक वायर को छोड़ दो, ठीक है, और करंट को फ्लो कराओ। तो आप देखोगे उस जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसके अंदर करंट है वो फ्लो हो रही है। इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि जो एसिड और बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मींस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकें, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकें। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो आपके घरों के अंदर इन्वर्टर लगा होता है ना, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर क्या डाला होता है, एसिड होता है, ठीक है। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो वो एसिड उसके अंदर डलता है बैटरी के अंदर, जिस कारण उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पहले डिस्कस कर चुके हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके साथ में कुछ है वो एनर्जी भी रिलीज होगी, उसको रिलीज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये हो गया जनरल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है यूजेस, कि एसिड बेस और साल्ट के जो हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हैव ब्रॉड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। H2SO4, HCl, HNO3 आर आल्सो टर्म्ड एज मिनरल एसिड। इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। While naturally occurring acid in plants and animals are called, अब यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कार्बोनिक एसिड। एक्चुअली में इनको कार्बोनिक एसिड नहीं बोलते, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो जनरली एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, जैसे नींबू, ठीक है, लेमन होता है, लेमन के अंदर, लेमन कैसा होता है? खट्टा होता है, खट्टा मतलब उसके अंदर एसिड है। अब एसिड है तो वो नेचुरली है, ठीक है, तो नेचुरली है इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। ये किसके एग्जांपल होते हैं? सारे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल होते हैं। कार्बोनिक एसिड नहीं कह सकते इसको, ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपको मिलता है लेमन के अंदर। टार्ट्रिक एसिड ये मिलता है आपको इमली के अंदर। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये मिलता है आपको अचार के अंदर या सिरके के अंदर। लैक्टिक एसिड ये मिलता है दही के अंदर, कर्ड के अंदर, एटसेट्रा। मिनरल एसिड्स आर यूज्ड इन वेरियस फैक्ट्रीज। अब एसिड है वो आपको पता ही है, फैक्ट्री के अंदर यूज आते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर यूज्ड इन वेरियस फैक्ट्रीज लाइक मेडिसिन्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्पेशली यूज्ड टू क्लीन बॉयलर फ्रॉम इनसाइड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो साफ सफाई के अंदर कुछ जो दाग धब्बे होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसके अंदर जो बाउल काम आते हैं, जो बर्तन काम आते हैं, उसके अंदर कुछ भी मान लीजिए प्लास्टिक है वो चिपक गया या कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो उसके अंदर चिपक जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसिड। वो उसको पूरा क्या करता है? गला देता है। तो गल जाएगा तो वो प्लास्टिक है वो वहां से निकल जाएगा और जो बाउल होगा वो कैसा हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्पेशली यूज्ड टू क्लीन बॉयलर फ्रॉम इनसाइड, सिंक एंड सैनिटरी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजर्स के रूप में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, और कुछ गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के जो उसको भी क्लीन करने के लिए भी हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको बताया ना, कुछ प्लास्टिक चिपक गया या कुछ ऐसा जो धोने से नहीं निकल सकता या नॉर्मल साबुन से नहीं निकल सकता, उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? एसिड। अब एक सॉल्यूशन आता है एक्वारेजिया। क्या सॉल्यूशन है? एक्वारेजिया। तो इसको रफ कर देता हूं मैं। सॉल्यूशन का नेम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या काम आता है? ये गोल्ड को या फिर सिल्वर को क्लीन करने में काम आता है, ठीक है। जो गोल्ड वगैरह के गहने होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, उन सबको क्लीन करने में काम आता है। एक सॉल्यूशन है, उसका नेम है एक्वारेजिया। अब ये सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है HCl प्लस HNO3 से, ठीक है। यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो रेशियो होता है दोनों का, वो होता है 3:1, ठीक है, 3:1। यानी अगर हमें 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, 1 लीटर का एक्वारेजिया का अगर सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें 750 ml यानी 750 ml तो HCl लेना पड़ेगा और 250 ml हमें क्या लेना पड़ेगा? HNO3। तो ये इसका रेशियो होता है एक्वारेजिया का। ये किस काम आता है? तो बोलेंगे गोल्ड और सिल्वर को क्लीन करने में काम आता है। जो भी आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड या सिल्वर के, उसको क्या करो? इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दो। डिप करते ही आप देखोगे 5-10 मिनट के अंदर ही जो गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहने हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एकदम क्लीन हो जाएंगे। जो उसके ऊपर जो भी उसके लगा हुआ होगा, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी लगा हुआ है, तो वो सारा वो क्या हो जाएगा? उस एसिड क्या कर देगा? उसको क्लीन कर देगा। तो ये यूज आता है एक्वारेजिया का। नेक्स्ट देखिए, इट हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व इवन गोल्ड इट। फिर आओ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। सभी जितने भी एसिड है उसका सबका क्या है? किंग है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड एंड यूज्ड इन सेल्स, ठीक है। सेल्स, बैटरी, मैंने बताया ना अभी, इन्वर्टर की बैटरी में आपका जो कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सेल्स, बैटरी एंड फैक्ट्रीज। द ग्रोथ रेट ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ दैट कंट्री।
किसी भी कंट्री का अगर हमें ग्रोथ रेट पता करनी है तो वहां हमें उसकी इंडस्ट्री के अंदर, उनकी फैक्ट्रियों के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना यूज में आ रहा है वो देखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम उसकी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो पता लगा सकते हैं। फिर अब लाइक दिस ऑन ऑर्गेनिक एसिड, अब देखो यहाँ पर लिख दिया ना ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो जनरल एनिमल्स और प्लांट के अंदर नेचुरली मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH इज यूज्ड इन विनेगर। विनेगर क्या होता है, जो आप सिरका वगैरह यूज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं विनेगर इंग्लिश के अंदर। उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। एज प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल एंड अदर फूड आइटम्स एंड फॉर क्लीनिंग वुड फर्नीचर, इन सब के अंदर यूज करते हैं एसिटिक एसिड का। ये थोड़ा बहुत आपको लर्न करने वाला है टॉपिक। फिर आओ बेस, ये तो हो गए एग्जांपल एसिड के कि कौन सा एसिड कहां पर काम आता है। फिर आओ बेस। बेस आर आल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज लार्जली। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन सोप। इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा आगे हम इसके बहुत सारे यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जनरली आपकी जो साबुन वगैरह बनाते हैं वो कैसी होती है, किसकी बनी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। इज यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एटसेट्रा। फिर अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल। आपने देखा होगा या जो भी गांव से हैं तो उनको पता होगा, जो जिस सॉइल के अंदर एसिडिटी ज्यादा होती है तो वहां क्या करते हैं, उसके आसपास जो चूना होता है ना, लाइम, उसको वहां पर स्प्रे कर देते हैं, उसको वहां पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि चूना कैसा होता है, चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, नेचर के अंदर बेस, और जो सॉइल है वो कैसी है, एसिडिक। तो बेस क्या करेगा, एसिड को कम कर देगा। ठीक है, उसको न्यूट्रल पे ले जाएगा। तो is used to remove acidity of soil. It is also a component of lime and insecticide. Magnesium hydroxide, MgOH का whole twice, इसको मैंने लाइस पीछे वर्ड यूज किया था ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एसिडिटी इन स्टमक एंड इनडाइजेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मसालेदार वाला भोजन कर लेते हैं, ठीक है, स्पाइसी अगर हम फूड ले लेते हैं तो जो हमारे स्टमक है उसके अंदर ज्यादा एसिड है वो सीक्रेट होता है। तो ज्यादा एसिड अगर सीक्रेट होता है तो हमें यहाँ पर खट्टी डकार आती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, इनो। ठीक है, तो इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, नेचर के अंदर कैसा है वो, बेसिक। तो बेसिक है तो अंदर जाएगा, अंदर कौन है, एसिड। तो एसिड की एसिडिटी को क्या कर देगा, धीरे धीरे कम कर देगा, यानी उसको न्यूट्रल पे लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर थर्ड एग्जांपल आओ सॉल्ट का। ये हो गए बेस के यूजेस। सॉल्ट, सॉल्ट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो आपके संगमरमर आते हैं ना, जो मार्बल वगैरह आते हैं, वो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज प्रेजेंट इन मार्बल स्टोन इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन मेटलर्जी एंड इज प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब मेटलर्जी के अंदर क्या होता है, कुछ आयरन को हटाने के लिए या आयरन को निकालने के लिए वहां पर हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा जो आपकी सीमेंट बनती है, सीमेंट के अंदर भी कुछ पार्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वी शैल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड लेटर। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेकिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे कैसे हैं, सॉल्ट हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी के अंदर जो वो फोटो निकालते हैं ना, फोटो निकालने के अंदर एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं, उसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो फोटोग्राफी। और नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, ये भी एक सॉल्ट का नेम है, अमोनियम नाइट्रेट। इज यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन एंड एक्सप्लोजिव एंड एलम। एलम मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, K2SO4.Al2SO4 का होल राइज 24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है एलम का। तो एलम इज मेनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफाई करने के लिए अपन घरों के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारा वाटर का जो सोर्स होता है उसके अंदर क्या डाल देते हैं, एलम डाल देते हैं, ताकि जो आसपास की जो उसके वाटर के अंदर जो डर्टी पार्टिकल है वो उससे चिपक जाए। लाइक दिस देयर आर सम अदर साल्ट्स आल्सो व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। तो ये सारे हो गए इसके नॉर्मल यूजेस जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट के। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा पीएच स्केल। अब पीएच स्केल हम यूज क्यों कर रहे हैं,
पीएच स्केल यूज करने का कारण है कि जिस तरह हम टेम्परेचर, अगर हमें टेम्परेचर को मेजर करना हो तो हम क्या लेंगे, थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर नॉर्मल है। तो उसी तरह अगर हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करना है कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, यानी अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम होता है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। उस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। इसमें दो वर्ड हैं, देखो, पीएच। पीएच, पी एक जर्मन वर्ड होता है, उसका नाम मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जर्मन वर्ड है ये। और एच का मतलब होता है H प्लस, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन, कि H प्लस कितना है, तो इससे मिला हुआ है पीएच। ठीक है, पीएच स्केल। इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 0 to 14। कितनी होती है? 0 to 14। अभी मैं थोड़ा सा आपको लिख करके एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है पीएच स्केल एक्चुअली में, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बता रहा हूं बस। पीएच स्केल, पी मतलब पोटेंज, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या बताएगा? एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एसिड वीक है, न्यूट्रल है, वगैरह वगैरह। तो इसकी जो लिमिट होती है, जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर थर्मामीटर की लिमिट होती है वो होती है 0 to 100, है ना, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं 0 to 100। 0 मतलब कि कोल्ड है और 100 मतलब बॉइल है। तो उसी तरह थर्मामीटर, इसकी पीएच स्केल की भी लिमिट होती है 0 to 14। 0 का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और 14 का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। और 0 और 14 का बीच के अंदर क्या आता है? सेंटर में आता है 7। 7 पर आता है न्यूट्रल। ठीक है, अगर किसी की पीएच है वो 7 है, इसका मतलब वो कैसा है नेचर के अंदर? न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच 0 है, 1 है, 2 है, इसका मतलब वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी की पीएच 14, 13 ये आ रही है, इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो थोड़ा सा इसको रफ करके अब पीएच स्केल को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बात कर चुके हैं। पी मींस पोटेंज, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। एच रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन को। सबसे पहले पीएच स्केल को डिस्क्राइब किसने किया था? एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नेम था सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन नाम। ठीक है, सोरेनसन ने इसको सबसे पहले डिस्कस किया था पीएच स्केल को। पीएच होता है क्या है? तो पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ कि पीएच है वो नेगेटिव लॉगरिथम। लॉगरिथम एक मैथ का वर्ड है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है log base 10, ठीक है, वहां से लिया गया है। तो pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की बात करें सबसे पहले, तो फॉर्मूला होता है वो होता है pH का इक्वल टू माइनस लॉग, अब जैसा लिखा हुआ वैसा ही आपको लिखना, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी कैपिटल स्मॉल मत कर देना। माइनस लॉग बेस में लगाना आपको 10, माइनस लॉग बेस 10, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना जैसा लगाया हो वैसा ही, H प्लस, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला है और ये इसकी लैंग्वेज है, डेफिनेशन भी यही है। pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H प्लस को ब्रैकेट में लिखने का मतलब हो गया ये H प्लस की कंसंट्रेशन को बता रहा है कि H प्लस की क्वांटिटी कितनी है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, उसके नंबर कितने हैं। तो H प्लस की कंसंट्रेशन को डिनोट करता है ये ब्रैकेट। ठीक है, तो माइनस pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 ब्रैकेट के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन। क्लियर? अब यहां पर देखो माइनस लॉग बेस 10, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका देखिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके काम का नहीं है इतना, केवल आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है pH का माइनस का log बेस 10 H प्लस की
कंसंट्रेशन। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ये आपको लर्न होना चाहिए, माइनस लॉग बाय 10 H प्लस की कंसंट्रेशन। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, या तो आपको लैंग्वेज में लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डैश 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 जो भी है, या आपको सीधा ऐसा दे देंगे H प्लस की कंसंट्रेशन, ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब वो क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन। आपको दे दिया मान लिया 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट है। जैसे आपके मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, उसी तरह कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर। क्या यूनिट है, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये जो डाटा दिया हुआ है वो किसका है, कंसंट्रेशन का है। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसा करना है, अगर आपसे पूछे कि बताओ इसकी पीएच क्या होगी, फाइंड आउट इट्स पीएच, तो पीएच आपको अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फॉर्मूला आपके पास है pH इक्वल टू माइनस का log बेस 10। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, H प्लस की कंसंट्रेशन वो कितनी है, इतनी, तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये है इसकी कंसंट्रेशन, ये आपने ऐसा लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, pH इक्वल टू ये जो माइनस के अंदर है 10 की पावर में जो भी माइनस में हो ये वाला, ठीक है, उसको आगे लेकर आ जाओ। 10 की पावर में जो भी हो माइनस के अंदर उसको आगे लेकर आ जाओ। तो ये कितना है, -7, तो ये माइनस यहाँ का यहाँ, मैं इसको आगे लेकर आ गया -7, इसको आगे लिया है -7, पीछे क्या बच गया, log बेस 10 1 मल्टीप्लाई 10, यही बचा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी 7 log बेस 10 1 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है log बेस 10 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है, 1, तो ये हो गया 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, पीएच कितनी आएगी हमारे पास, 7। तो ये है इसका कैलकुलेट करने का तरीका। वापिस से सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ है नहीं। 10 की पावर में जो भी है माइनस के अंदर उसको आगे लेकर आ जाओ, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा, प्लस log बेस 10 और ब्रैकेट के अंदर 10, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसकी और भी वैल्यू होती है, जिससे 1 log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की कितनी होती है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, तो यहाँ पर वो अपन डिस्कस नहीं करने हैं। केवल आपको 10 की वैल्यू ध्यान रखनी है, log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया पूरा 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो इस तरह से हम pH है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, अब बात करते हैं pH स्केल। तो pH स्केल की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0 टू 14। कितनी होती है, 0 टू 14। तो जो प्योर वाटर होता है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, pH स्केल इसकी जो लिमिट होती है वो होती है, यहाँ हम 0 और यहाँ 14, और सेंटर के अंदर लिखेंगे अपन 7। ठीक है, तो 0 और ये 14, 0 है तो ये वाला जो पार्ट होगा 0 टू 7, ये वाला पार्ट होगा एसिड का। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 से लेकर के 7 के बीच में आ रही है, कहीं पर भी आ रही है 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 से कम, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड। और किसी सॉल्यूशन की पीएच अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आ रही है तो वो कहलाएंगे बेस, और अगर 7 ही है तो वो होगा न्यूट्रल। क्लियर, 7 से कम है एसिड, 7 से ज्यादा है बेस, और 7 है तो न्यूट्रल। यानी लेस देन 7 है, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है इसका मतलब एसिड है, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है इसका मतलब बेस है, और पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। क्लियर, तो ये हो गया इसका मेजर करने का तरीका। अब जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, ठीक है,
जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम प्योर है, प्योर वाटर है, वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी उसकी पीएच कितनी होगी, 7। प्योर वाटर की पीएच होती है 7, यानी वो प्योर वाटर का कोई भी स्वाद नहीं होता, ना तो वो एसिड की तरह उसका स्वाद होगा, ना ही वो उसका बेस की तरह स्वाद होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच होती है 7, इसलिए वो कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया पीएच स्केल। इसके बाद देखो आपके यहां पर दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, पेज नंबर 47। ठीक है, द पीएच रेंज ऑफ सम इंपोर्टेंट सॉल्यूशन। उसके अंदर देखिए यहां लिख रखा है सब्सटेंस हैविंग 0 से 7 के बीच में एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में बेसिक, और 7 पर नीचे लिख रखा है प्योर वाटर। ठीक है, तो एसिडिक में कौन कौन आते हैं, देखिए HCl हो गया, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टोमक के अंदर निकलता है वो कैसा होता है, नेचर के अंदर एसिडिक होता है। फिर आ गया कर्ड यानी दही आ गया, मिल्क आ गया, लेमन जूस, टोमेटो, ऑरेंज, यूरिन, रेन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, स्वाद में सारे कैसे होते हैं, खट्टे। तो कैसे हो गया, नेचर एसिडिक। बेसिक में बात करें तो NaOH आ गया, ब्लड, ब्लड हमारा होता है बेसिक, ब्लड की पीएच होती है वो होती है लगभग 7.4 के आसपास। ठीक है, ये आगे हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे, 7.4 पीएच होती है। तो ब्लड कैसा हो गया, बेसिक। सोप सॉल्यूशन, ये सोप वगैरह तो बेसिक ही होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमने पीछे डिस्कस किया था, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एसिडिटी को कम करता है। इनो का जो कंपोजिशन होता है, जो उसके अंदर केमिकल होता है वो कौन होता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कैसा होता है, बेस। तो ये इनकी जो पीएच होती है वो 7 to 14 के बीच में होती है, और एसिडिक होगा उसका सॉल्यूशन होगा, उसकी पीएच 0 to 7 होगी। तो ये हो गई कुछ पीएच की बातें। अब आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ये भी मैं आपको भी बुक से रीड कराऊंगा, क्योंकि ये सारा आपको लर्न करने वाला, रीड करने वाला टॉपिक है। देखिए एसिडिटी इन स्टोमक, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको रीड करा देता हूँ। We feel irritation and pain in stomach due to acidity problem. In acidity, more gastric juice which is hydrochloric acid is secreted in stomach. हमारे स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है HCl। क्या सीक्रेट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl क्या है, एसिडिक है। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर HCl निकलने लग गया, सीक्रेट होने लग गया, तो हमारे स्टोमक के अंदर क्या हो जाएगी, एसिडिटी। ठीक है, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इनो वगैरह। ठीक है, या आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, बेकिंग सोडा ले सकते हो। तो ये सारे क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज एंटी एसिड विच आर माइल्ड बेस। माइल्ड बेस मतलब वीक बेस। They neutralize the effect of acid. Example of anti-acid are MgOH का whole twice, milk of magnesia and AlOH3, AlOH का whole thrice, aluminium hydroxide। ठीक है, ये हम ले सकते हैं। नॉर्मली सीधा एग्जांपल है इनो। ठीक है, इनो के अंदर ये होता है। फिर सेकंड देखिए टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है कि जब आप रात को मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो उसके बाद आपने उस मुंह को साफ नहीं किया। ठीक है, साफ नहीं किया तो आप क्या होंगे कि माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, उस खाने से जो आपने फूड लिया है, जो माउथ के अंदर वो फूड रह गया है, उस फूड से वो क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। और अगर आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिससे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एसिड बन सकता है, तो आपकी जो माउथ की पीएच है वो क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जो नॉर्मली जो माउथ की पीएच होती है वो होती है 6.5 के आसपास होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो 5.5 से भी कम आ गई तो वहां पर आपकी माउथ की जो पीएच है वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक। और एसिड ज्यादा हो गया या एसिडिटी ज्यादा हो गई माउथ के अंदर। ठीक है, तो माउथ के अंदर जो आपका टीथ है, टीथ के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है इनेमल। क्या नाम है, इनेमल। इनेमल की लेयर होती है। तो वो क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, उस इनेमल को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वहां पर आपके जो टीथ है वो कैसे हो जाएंगे, कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर डेली रूटीन रहता है तो, कभी कभार रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डेली अगर यही कंडीशन रहती है तो आपका माउथ के अंदर जो टीथ है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही लिख रखा है इसने, टूथ डिके। पीएच वैल्यू इन आवर माउथ रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली 6.5। ठीक है, 6.5 के आसपास होती है, हल्की एसिडिक होती है।
After taking food, some bacteria present in our mouth reacts with the remains of food on teeth and produce acid. It reduces pH of mouth. If pH value decrease below 5.5, then enamel of teeth begin to degrade. ठीक है, degrade मतलब नष्ट होना. So after food we should clean our mouth by basic solution or toothpaste so that tooth decay can be controlled. Simple सा है. थर्ड आता है sting of insect. ये भी पीछे बता चुका हूँ. एक मैंने एसिड बताया था आपको, फॉर्मिक एसिड, HCOOH. आपने देख लीजिए फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फॉर्मिक एसिड. तो वो एक आंट होती है, चींटी होती है, उसका नाम होता है फॉर्मिका, उससे निकलता है, उसके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड. तो वो वाला कुछ मिलता जुलता टॉपिक है, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट. हनी बी, आंट, स्पाइडर और अदर इंसेक्ट्स which have sting, when they bite, they sting release acid and it comes in contact with our skin. ठीक है, हनी बी या कुछ कोई आंट जब हमें स्टिंग करती है, काटती है, तो उस एरिया में हमें क्या होती है, जलन होती है ना. तो जलन होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसके जो डंक होता है, उसका जो स्टिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है. वो क्या करती है, वहां पर एसिड को रिलीज करती है. तो स्टिंग रिलीज एसिड एंड इट कम्स इन कांटेक्ट विद आवर स्किन. दिस एसिड कॉज इरिटेशन एंड पेन ऑन स्किन if basic salt such as sodium hydrogen carbonate, ये होता है बेकिंग सोडा. जो आप घरों के अंदर, रसोई के अंदर जो सोडा यूज आता है ना, बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, are applied on that area of sting bite, then effect of acid get neutralized. क्लियर? तो उस एरिया पर आप क्या लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, खाने का सोडा बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा बोलते हैं. तो वो आप उस एरिया पर लगा लो, तो वहां पर आपकी जलन क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी. फोर्थ आता है एसिड रेन. एसिड रेन क्या होती है कि जो नॉर्मली जो रेन होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल. कैसी होती है, न्यूट्रल. लेकिन जिस एरिया के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है, जिस एरिया के अंदर फैक्ट्रियां ज्यादा होती है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल आ जाते हैं जिस कारण जो एटमॉस्फेयर का जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक. और जब उस पर रेन आती है, तो वो रेन जब हमारी अर्थ पर आएगी, तो अर्थ पर जो रेन गिरेगी वो भी कैसी होगी, एसिडिक. क्यों? क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो चुका है, एसिडिक नेचर का हो चुका है. तो जब रेन आएगी तो रेन गिरेगी, बरसात होगी, तो बरसात के अंदर जो वाटर आएगा, वाटर वो कैसा होगा, एसिडिक. इसलिए इसको बोलते हैं हम एसिडिक रेन. देखिए कैसे है, rain water is considered pure water, but due to pollutants its pH is decreased nowadays. Such rain is known as acid rain. This acidic rain water affects from river to soil of fields. ठीक है, so it affects crops and complete ecosystem. We can control acid rain by controlling pollutants. Pollution को कंट्रोल करोगे तो acid rain है वो अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाएगी. 5 नंबर आता है pH of soil. pH of soil क्या कहता है कि we can select a particular crop to be grown in a field by determining pH value of the soil. अब कुछ ऐसी क्रॉप होती है जिसको पर्टिकुलर pH चाहिए. जैसे मान लीजिए कुछ क्रॉप की क्वालिटी ऐसी है कि जो एसिडिक pH वाली सॉइल होगी वो उसी में ग्रो करेगी, और कुछ क्रॉप की क्वालिटी ऐसी है जो बेसिक सॉइल होगी उसके अंदर ही वो ग्रो करेगी. तो इस वाली जो बेसिक सॉइल है उसको आप एसिडिक वाली सॉइल के अंदर नहीं ग्रो करा सकते, और एसिडिक वाली सॉइल की जो क्रॉप है उसको बेसिक सॉइल के अंदर आप ग्रो नहीं करा सकते. तो जिस एरिया के अंदर आपको क्रॉप ग्रो करानी है, वहां पर आप देखोगे उस एरिया की जो सॉइल है उसकी पीएच क्या है, उसकी पीएच क्या है, क्या वो पीएच उस क्रॉप के जो उस क्रॉप को चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार है कि नहीं है. ठीक है, उस हिसाब से आप उस क्रॉप को ग्रो कराओगे. तो वी कैन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर क्रॉप टू बी ग्राउंड इन ए फील्ड बाय डिटरमाइनिंग पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल. And also appropriate amount and type of fertilizer can be determined to yield maximum production. और मैक्सिमम अगर आपको प्रोडक्शन देना है तो आपको फर्टिलाइजर भी देखना पड़ेगा कि वो फर्टिलाइजर है वो ज्यादा पीएच वाला है या कम पीएच वाला है, या जब आप उसको स्प्रे करोगे क्रॉप पर तो वो जो सॉइल की पीएच को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, या कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा. तो ये सब आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी क्रॉप के हिसाब से कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या क्या है. तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ. तो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर में स्टार्ट करेंगे कुछ आपके कंपाउंड है
जैसे NaCl हो गया, NaOH हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे कंपाउंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।